हाँ जी, पिछला वीडियो स्टक हो गया था। तो चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। ज़्यादा लंबा हो रहा था पिछला वाला वीडियो, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात हो रही थी कि रेनासा और मैरीटाइम रेवोल्यूशन क्या ऐसा होता है कि पुर्तगीज़ इंडिया की तरफ आते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि रेनासा आया था वहाँ पे और मैरीटाइम रेवोल्यूशन हुआ था। रेनासा में अलग अलग चीज़ का इन्वेंशन होना, उसी को रेनासा कहा जाता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आना, मशीन का डेवलपमेंट होना, और यही रेनासा की ही वजह से ही आगे जा कर के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा, पहले इंग्लैंड में और बाद में जा कर के फ्रांस में और लेटर ऑन पूरे यूरोप में। ठीक है, मैरीटाइम रेवोल्यूशन में कॉम्पस का इन्वेंशन होना, नया नया शिप बनना, शिप बिल्डिंग होना, अच्छे मटेरियल के साथ शिप बिल्डिंग होना। ठीक है, मॉनसून मोर इम्पॉर्टेंट, मॉनसून और ट्रेड विंड, इसके बारे में लोगों को पता चला कि मॉनसून का क्या रोल है, ट्रेड विंड का क्या रोल है। तो उसी सीज़न में ये लोग अपने शिप को लेकर के चलते थे, जिससे ट्रेड विंड का सहारा मिले और ट्रेड विंड की वजह से भी आसानी होती थी कोई भी लोकेशन में पहुंचना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे, हाईलाइट का एक पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। यूरोपियंस वेर ईगर टू रीच अननोन कॉर्नर ऑफ द ईस्ट फॉर ट्रेड एंड रिलीजियस एक्सपेंशन। ठीक है, 2C हम लोग ने देखा था पॉइंट, पहला था कॉमर्स एंड सेकंड वन इज़ क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी के लिए और बिजनेस के लिए। तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरोपियंस बाद में जो भी फ्रेंच आए, डच आए या फिर इंग्लिश आए, उससे पहले पुर्तगीज़ जो आए, तो मेनली 2 मोटिव था, 2C, दैट इज़ कॉमर्स एंड क्राइस्ट। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल के बारे में भी हम लोगों ने देखा, तो उसको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। और 1454 में पोप निकोलस V ने एक डिक्री साइन करके दिया, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, ले हेनरी भैया हैं जो पैसा दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, हर चीज़ किनको दे रहे हैं, एक्सप्लोरर को, कि आप जाइए और नेविगेट कीजिए ईस्ट को। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं बार्थोलोमेव डियाज के बारे में। 1487 का टाइम है, ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड ऑफ होप से आता हुआ यहाँ पे इंडिया की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन इंडिया नहीं पहुँच पाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सबसे पहला यहाँ पे। बार्थोलोमेव डियाज का ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद करना है हम लोगों को। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि राउंडेड द केप ऑफ गुड होप। ठीक है, प्रूव डेट सी रूट टू इंडिया है, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। कंप्लीट फिर लेटर ऑन उसकी कुछ सालों बाद 1497-98 के टाइम में वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा भी अकेले नहीं आया था, वास्को डी गामा को हेल्प करने वाला एक इंडियन गुजराती ही था जिनका नाम अब्दुल माजिद था। और वास्को डी गामा फाइनली कहाँ पे आते हैं, कालीकट। यहाँ पे कालीकट है, जिसको आज कालीकट पहले कहा जाता था, अभी उसका नाम कोझिकोडे है। कोझिकोडे जो है वो आज केरला में है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन है ये। तो यहाँ पे पहली बार वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पहुँचता है अपने 3 शिप के साथ, एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के साथ। ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, और जैमुरीन वहाँ पे एक हिंदू रूलर है, कहाँ पे, कालीकट में, जो उसका स्वागत करता है शुरुआत के टाइम में, और बाद में इसी के साथ हॉस्टिलिटीज़ हो जाएगा, उसी के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा, और आगे जा कर के पुर्तगाल और जैमुरीन के बीच में लड़ाई भी देखने को मिलेगा, जिसमें पुर्तगाल जैमुरीन को हरा देगा। ठीक है, तो ये यूरोपियन किसी के सगे नहीं हुए। तो हम लोग यहाँ पर भी आगे देखते हैं। ये हैं भाई साहब वास्को डी गामा और ये है जैमुरीन। देख रहे हैं कि कैसे स्वागत मेरा किया जाएगा या नहीं। जैमुरीन लुक कन्फ्यूज़ पूरी तरीके से। आइए रहे हैं जेठालाल। ठीक है, शुरुआत आगे आप देखते हैं। इनिशियल पुर्तगीज़ स्ट्रैटेजी, पुर्तगीज़ का स्ट्रैटेजी शुरुआत में क्या था? शुरुआत में 2C ही था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कॉमर्स करना और क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी को फैलाना। कॉमर्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कॉमर्स का जो ट्रेड होता था वो स्पाइसेस में होता था। शुरुआत के टाइम में जब इंडिया में, हम लोग इंडिया के बारे में जब देखेंगे, कहीं पे भी अगर पोर्ट पे कोई भी चीज़ यानी ट्रेड हो रहा है, तो जो भी लोग, ऐसा नहीं है कि इंडिया आइसोलेट था, एंशियंट टाइम से इंडिया का रिलेशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एंशियंट टाइम से भी पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग का इंडिया का रिलेशनशिप यहाँ मेसोपोटामिया से भी देखने को मिलेगा, इधर इजिप्ट वाले रीजन से भी देखने को मिलेगा। और मिडिवल इंडिया में भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग का रिलेशनशिप इधर चाइना से भी देखने को मिलेगा, और चाइना से इसिंग आएगा, हुएनसांग आएगा, तो ये लोग भी चाइना से आते रहेंगे और यहाँ भी हम लोग अपने लोगों को भेजते रहेंगे और ट्रेड होता रहेगा। तो हम इंडिया कभी भी आइसोलेट नहीं रहा है।
ना एंशियंट टाइम में, ना मिडिवल टाइम में, ना मॉडर्न टाइम में। तो वही सेम चीज़ मॉडर्न टाइम में भी हुआ। और जब मॉडर्न टाइम में ये चीज़ हो रहा था तो शुरुआत के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन था। जो भी कम्युनिटी यहाँ पे इंडिया में रहती थी आपस में मिलजुल करके ही रहती थी। लेकिन बाद में जब पुर्तगीज़ आए तो पुर्तगीज़ में ये कॉपरेशन फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। कॉन्फ्लिक्ट बोले तो आपस में मार धाड़ करना शुरुआत कर दी, आपस में बनने नहीं लगा। फिर अलायंस का शुरुआत हुआ और अलायंस शिफ्टनेस भी देखने को मिला। अपने फ़ायदा के हिसाब से कोई भी रूलर या भी कोई भी किंग क्या करता था, अपना अलायंस को शिफ्ट करता था, कभी ये पल्ला कभी वो पल्ला, आया राम गया राम वाला हिसाब था। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन पॉइंट है जो कि स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन हालांकि आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, बीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्म्ड ट्रेड पॉलिसी के लिए किसको जाना गया शुरुआत के टाइम में। आर्म ट्रेड पॉलिसी के टाइम शुरुआत में सबसे पहले पुर्तगीज़ को ही जाना गया। पुर्तगीज़ जो सिर्फ कॉमर्स करने के लिए आए थे, यानी सिर्फ बिजनेस के पर्पज़ से ही आए थे। बाद में लेटर ऑन ये क्या करते हैं, अपने आर्म फोर्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं, आर्म फोर्स को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो इंडियन ओशन वाले रीजन में अपने नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। नेवल फोर्स को जैसे ही स्ट्रॉन्ग करेंगे ये लोग, तो इसी को आर्म ट्रेड कहा गया है कि कॉमर्स भी कर रहे हैं और अपना नेवल फोर्स को भी, यानी अपना नौसेना को भी ये लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्स भी देखने को मिला और मिलिट्री कोएर्सन भी देखने को मिला। तो अब इनके पास जब मिलिट्री पावर भी आ गई और कॉमर्स पावर के लिए मोनोपोलाइजेशन था ही, और तो कोई यहाँ पर पावर नहीं था यूरोपियन, सिर्फ पुर्तगीज़ ही थे। तो इनकी वजह से इसके पास बहुत पैसा आया, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा ट्रेड। कहा जाता है वास्को डी गामा जब इंडिया आया था 1498 में और फिर 2 साल के बाद 1500 में भी फिर वो चला गया, तो लगभग 30 से 40 गुना तक ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट देख करके और लोग भी इंस्टिगेट हुए और लोग भी इंडिया की तरफ आए और वास्को डी गामा खुद फिर 1502 में आया। तो कहा जाता है कि वास्को डी गामा 2 बार आया, 2 टाइम्स, 2 बार इंडिया आता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और प्रॉफिट खुद भी रखता है और किंग से भी शेयर होता है, क्योंकि भेजने वाला तो हेनरी द नेविगेटर ही था, भेजने वाला स्टेट का सपोर्ट ही था, जिसकी वजह से यूरोपियंस के पास बहुत पैसा होता है। ये मीम याद आता है, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। 1498 में वास्को डी गामा आया, फिर 1500 में पेड्रो कैब्रल आया। इनके बारे में हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, चाहे वन लाइनर वन फैक्ट में या फिर कहीं भी क्वेश्चन में, ये चीज़ सब जानते हैं कि पहले वास्को डी गामा आया, फिर कैब्रल आया। ये कैलिकट आता है और उसके बाद वहाँ पे फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद लोकल में अनरेस्ट, जो लोग पहले कॉपरेशन से आपस में मिलजुल करके रहते थे, अब यहाँ पे अनरेस्ट देखने को मिलेगा, आपस में फिर मतभेड़ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ पेड्रो कैब्रल 1500 में। उसके बाद कुछ रिटेलिएशन और कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और अरबी लोग से, अरबिक और पुर्तगीज़ का पहले से भी ऐसे नहीं बनता था। चाहे वो लैंड रूट वाले रास्ता याद कीजिए, लैंड रूट में यहाँ पे ऑटोमन थे और तो यहाँ पे अरबिक थे। ठीक है, तो दोनों जगह तो वैसे भी नहीं बन पा रहा था। तो यही सेम चीज़ का नज़र यहाँ पे भी पड़ा इंडिया में, कैलिकट वाले एरिया में, जहाँ पे अरबी लोग पहले से ही रह रहे थे और वो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे थे। ठीक है, तो अब तक के जो भी हम लोग स्लाइड देखें या फिर अब तक जो भी चीज़ हम लोगों ने देखा, उससे क्या समरी में हम लोग क्या लिख सकते हैं या क्या समझ सकते हैं। यूरोपियन फर्स्ट आए थे और ये लगभग 1498 में वास्को डी गामा से शुरुआत होता है। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया जाता है और ये ऑपरेशन विजय के बाद उन लोगों को बाहर से यहाँ से खदेड़ा जाता है। ये ट्रेडिंग सेंटर बनाते हैं। ट्रेडिंग सेंटर कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी इंडिया है, अब इंडिया की यहाँ पे ये लोग पोर्ट में रहते थे, पोर्ट टाउन में इस्टेब्लिश करते थे और ज़्यादातर पोर्ट वाले एरिया में। लेकिन जो भी बिज़नेस हो रहा है या ट्रेड हो रहा है या भी कोई भी चीज़ का सामान लेके आना है, तो हर चीज़ तो पोर्ट पे अवेलेबल नहीं है। तो इनलैंड इंडिया से लेकर के आए। अब इनलैंड इंडिया से लेकर आए, इंडिया के अंदरूनी भाग से जब लेके आते थे ये लोग, तो ये लोग पोर्ट पे जा के जमा कर देते थे सामान को। और जो सामान जो जाकर के जो माल जमा होता था आसपास वाले एरियाज़ में, उस एरिया को घेरने का काम कर देते थे, आपस में उसको फोर्टिफाई कर देते थे। शुरू में फोर्टिफाई किया गया, किलाबंदी किया गया कुछ लोगों के साथ प्लस कुछ हथियारों के साथ। तो ये सब किलाबंदी करके वो अपने सामान को सिक्योर करने का काम किए। फिर बाद में जाकर के यही ट्रेडिंग सेंटर आगे जा कर के एक हब बन कर के सामने आएगा। जैसे कि सैंड थोम, ये हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि सैंड थोम कहाँ पे, चेन्नई में है सैंड थोम। फोर्ट विलियम, इसको इंग्लिश लोग इस्टेब्लिश करेगा, ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश करेंगे फोर्ट विलियम को। कहाँ पे, हुगली कोलकाता वाले एरियाज़ में। तो ऐसा फोर्ट, तो जो पहले ट्रेडिंग सेंटर था वही जा कर के फोर्ट बन करके सामने आता है, फोर्ट बन करके सामने आता है। ठीक है,
तो अब जब पुर्तगीज़ आए तो उन लोगों के साथ कॉमर्स भी आया, उन लोगों के साथ नेवल पावर भी आया। इसीलिए इसकी वजह से इंडियन ओशन का जो डायनेमिक्स है, इंडियन ओशन का जो पावर का जो सेंटर है, वो पूरी तरीके से पुर्तगाल लोग के पक्ष में चला गया। और बाद में फिर इसकी वजह से ही जब उन लोगों का प्रॉफिट देखें बाकी सब यूरोपियंस, तो उन लोगों को भी लगा कि हम लोगों को भी इसके साथ बिज़नेस करना चाहिए, और इसके वजह से ही बाद में डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं। ठीक है, सतीश चंद्र जी यहाँ पे लिखते हैं कि वास्को डी गामा लैंडिंग इन 1498 मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इन एशिया यूरोप रिलेशंस। जाहिर सी बात है, हालांकि एशिया और यूरोप का रिलेशन हमेशा से था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोगों ने देखा कि इंडिया का रिलेशन मेसोपोटामिया से भी था, और इंडिया का रिलेशन इधर इजिप्ट वाले रीजन से भी था। ठीक है, फिर बाद में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हटा करके जब इंडो आर्यंस आते हैं, जिसको वैदिक एज के नाम से जाना गया, तो वैदिक एज वाले पीरियड में भी हम लोगों ने देखा कि इंडो आर्यंस जो आए थे, तो अलग अलग थ्योरीज ये कहती थी कि इंडो आर्यंस, कोई बोलता था इंडो आर्यंस ऊपर साइबेरिया वाले रीजन, आर्कटिक वाले रीजन से आए हैं। ठीक है, कोई बोलता था कि इंडो आर्यन है वो यूरोपियंस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी है, लेकिन फिर भी हम लोग का रिलेशन हमेशा से, इंडिया का रिलेशन हमेशा से ऑल ओवर द वर्ल्ड रहा है। इंडिया कभी भी आइसोलेट नहीं रहा। ठीक है, तो एम एट नॉट जस्ट एट ए ट्रेड, यहाँ पे ये कहना कि मतलब है कि यहाँ पे ट्रेड के बारे में, टू सी के बारे में ही बोला जा रहा है कि यहाँ पे कॉमर्स भी था, यहाँ पे क्राइस्ट भी था, यानी स्प्रिट ऑफ द क्रिश्चियनिटी भी था। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी इस वजह से भी था क्योंकि यहाँ पे अरब लोग और टर्किश लोग का डोमिनेंस देखने को मिलता था बिजनेस इंटरप्राइजेज में, और ये लोग इस्लाम को फॉलो करते थे, और क्रिश्चियनिटी आया तो इन लोगों को पूरी तरीके से हटाने का कोशिश किया। इसीलिए हॉस्टिलिटीज़, इसीलिए आपस में मतभेद देखने को मिला है। एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड सेंटर, अभी हम लोगों ने ट्रेड सेंटर के बारे में पढ़ा कि पुर्तगीज़ जब आए यहाँ पे तो सबसे पहले कालीकट में आते हैं, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कालीकट में आए, फिर कैनानोर में आए, फिर कोची में आए। ये सब सारा चीज़ स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जब इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वेस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। अब ईस्टर्न पार्ट में नागपट्टनम में आते हैं, आंध्र प्रदेश में है नागपट्टनम, फिर इधर सैंड थॉम यानी चेन्नई वाला रीजन, और इधर हुगली वाला रीजन। तो यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेंटर या फिर फोर्टिफिकेशन करेंगे लेटर ऑन आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये है पुर्तगीज़ का मैप, और ये ऐसे कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ये मैप को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैप जब ध्यान में रहेगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी इसी से बनेगा, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहला कहाँ पे आए, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। तो हम लोग को ये हमेशा याद रखना है, फर्स्ट फैक्ट्री, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आया भी है PYQs में। फर्स्ट फैक्ट्री चाहे वो पुर्तगीज़ का हो, डच का हो, इंग्लिश का हो, फ्रेंच का हो। ठीक है, और हम लोग यही सीक्वेंस में याद रखेंगे, PDEF। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिला। फ्रांसिस डी अल्मेडा के बारे में बात हो रहा है। फ्रांसिस डी अल्मेडा फर्स्ट पुर्तगीज़ गवर्नर था। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था बाय द किंग ऑफ पुर्तगाल। किंग ऑफ पुर्तगीज़ ही यहाँ पे अपॉइंट करते थे गवर्नर, और गवर्नर आकर के इंडिया में रूल करते थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव। किसका रिप्रेजेंटेटिव? किंग का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। फ्रांसिस डी अल्मेडा का ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने सब पढ़ा है, और ये क्वेश्चन भी आता है, PYQs में भी देखा है हम लोगों ने कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसका है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसका है? तो ये फ्रांसिस डी अल्मेडा का है। तो जब अल्मेडा का जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये क्यों ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में क्यों इतना फोकस है? जैसे ये इंडियन ओशन है, एक मिनट, ये इंडियन ओशन है, ये वाला रीज़न। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा का कहना था कि जो भी इंडियन ओशन में मजबूत है, जो इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस करेगा, वो इंडिया पे रूल करेगा। और ऐसा सही बात भी था, और वैसे वही पुर्तगीज़ ने किया। यहाँ पे अपना मोनोपोलाइजेशन कर दिया, अपना नेवल फ्लीट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। जब नेवल फ्लीट स्ट्रॉन्ग हुआ, और लैंड रूट तो वैसे भी सिक्योर नहीं था क्योंकि यहाँ पे ऑटोमन थे, तो जो भी रास्ता बचता था वो सी का ही रास्ता बचता था। अब सी में इनका मोनोपोलाइजेशन है, सी में इनका नेवल फ्लीट बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो कोई और पावर इनके अगेंस्ट खड़ा ही नहीं हो पाया अगले 100 साल तक। ठीक है, तो यही पॉलिसीज़ है ब्लू वाटर पॉलिसीज़, और यही ब्लू वाटर पॉलिसीज़ के चलते ही आगे पुर्तगीज़ लोग अपना सेंटर बनाएंगे, अपना नेवल फ्लीट बनाएंगे, नेवल बेस बनाएंगे। ठीक है, अपने नेवी को अलग अलग लोकेशन पे भेजेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देखने को मिलेगा। हॉर्मोज
यहाँ पे सुएज़ कनाल वाला रीजन है, और यहाँ पे यमन है ये, और यहाँ पे सऊदी है ना, यहाँ पे एडन है, ये इंडिया है, और इधर इंडोनेशिया वाला रीजन है, और यहाँ पे मलक्का स्टेट है, मलेशिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे लोकेशन में ये क्या देखने को मिलेगा, नेवल बेसिस। ये कौन बनाएगा नेवल बेसिस? पुर्तगीज़ ही बनाएंगे। ये जो नेवल बेसिस बनेगा ये ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत ही बनेगा। करेंट टाइम में रिलेवेंस इसका क्या है? करेंट टाइम में रिलेवेंस ये है कि इंडिया फॉर एग्जांपल अपना नेवल फ्लीट तैयार कर रहा है और अपना नेवल बेसिस को हर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशियन वाले रीजन में। क्यों? काउंटर करना चाह रहे हैं हम लोग चाइना को, उसके एसेटिवनेस को, उसके डोमिनेंस को। कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे श्रीलंका है, चाइना हम्बन बतौता पोर्ट यहाँ पे नॉर्थ में है, हम्बन बतौता पोर्ट, ये पोर्ट को चाइना ले लिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कुछ पोर्ट लिया है। ठीक है, हम लोगों ने मालदीव के साथ अच्छा रिलेशन करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि यहाँ पे हम लोग अपना नेवल बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश के साथ अपना रिलेशन को अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार के साथ हम लोग अच्छा रिलेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल म्यांमार में सितवे पोर्ट है ना, तो सितवे पोर्ट में हम लोग अपना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग अपना नेवल फ्लीट भी भेज रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री भी कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी वजह से हम लोग अपना बिजनेस को भी सिक्योर कर पा रहे हैं और अपना टेरिटरी को भी, अपना लैंड और अपना बिजनेस को भी सिक्योर कर रहे हैं, और अपना जो डोमिनेंस है, जो चाइना जो डोमिनेंस दिखा रहा है इस एरिया में, उसको हम लोग काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मॉडर्न टाइम में रिलेवेंस यहाँ पे ये बनता है। 1509 में बैटल ऑफ द्यू होता है। बैटल ऑफ द्यू किसके बीच में होता है? पुर्तगीज़ और कंबाइंड आर्मी ऑफ इजिप्शियन भी होते हैं, उसमें गुजराती भी होते हैं, अरबी भी होते हैं, और साथ में सपोर्ट होता है इटली का, इटली के विनीशिया का। विनीशियन एक अभी भी एक जगह है वहाँ पे इटली में, छोटा सा टाउन देखने को मिलेगा, विनीशियन कहा जाता है। तो ये लोग पुर्तगीज़ के अगेंस्ट में लड़ते हैं, लेकिन हालांकि पुर्तगीज़ का जीत होता है यहाँ पे। और फ्रांसिसो डे अल्मेडा का बेटा यहाँ पे मारा जाता है, वही और इंस्टिगेट कर देता है अल्मेडा को लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ पे अल्मेडा फाइनली विजय भवा जीत जाता है। ठीक, तो यहाँ पे गवर्नरशिप का बात किया जाए तो फ्रांसिसो डे अल्मेडा वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर हैं जो कि पुर्तगीज़ को मिला। ठीक है, और फिर उसके बाद अल्फांसो डे अल्बुकर्की 1509 से 1515 तक, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट को याद रखना। और यहाँ पे इवेंट है कुछ 1509 में ड्यू जीतता है, 1510 में गोवा। देखिए गोवा जीतेगा, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक, तो अब गोवा कैसे जीतेगा, ड्यू के बारे में हम लोगों ने बात किया, और गोवा के बारे में बात करते हैं, गोवा में क्या मामला था। अल्फांसो डे अल्बुकर्की को रियल फाउंडर कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। हालांकि फर्स्ट कौन है? फर्स्ट अल्मेडा है। ठीक है, फर्स्ट अल्मेडा है, और रियल फाउंडर किसको कहा जा रहा है? रियल फाउंडर कहा जा रहा है अल्फांसो डे अल्बुकर्की को। ये बहुत सारे स्ट्रैटेजिक स्टेप लिया। सबसे पहला परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम का एक और नाम है, ये नाम हम लोग को देखना है, परमिट सिस्टम, उसी को कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, यहाँ पे पुर्तगीज़ पूरा अपना नेवल फ्लीट को बिछा करके है। अब कोई भी शिप जो कि पुर्तगीज़ नहीं है, वो इंडिया के साथ या फिर ईस्ट के साथ अगर ट्रेड करना चाहे तो ये इसको परमिट देता था। पुर्तगीज़ लोग परमिट देते थे, बदले में पैसा लेते थे, और फिर ये लोग आपस में यहाँ पर आकर के ट्रेड कर पाते थे, बिजनेस कर पाते थे। ठीक है, तो अगर इंडिया के साथ बिजनेस करना है तो पैसा किसको देना पड़ेगा? पुर्तगीज़ को देना पड़ेगा, और पुर्तगीज़ ही लाइसेंस इशू करेगा कोई भी नॉन पुर्तगीज़ शिप को। तो ये परमिट सिस्टम, इसी को कार्टेज सिस्टम का शुरुआत कहा गया। तो ये स्ट्रैटेजिक स्टेप लेने वाला कौन था? ये स्ट्रैटेजिक स्टेप लेने वाला, एक मिनट वेट अ सेकंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं। सॉरी। तो ये स्ट्रैटेजिक स्टेप लेने वाला कौन था? अल्फांसो डे अल्बुकर्की ही था। ये परमिट सिस्टम, उसी को कार्टेज सिस्टम कहा गया। नेवल बेसिस को आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग करने का काम स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, मलक्का में, गोवा में। ठीक है, 1510 इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1510 में क्या होता है? 1510 में गोवा को कैप्चर किया जाता है। गोवा को कैप्चर किया जाता है कहाँ से? फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान से। बीजापुर सुल्तान से कैप्चर किया गया 1510 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों? और ये ऐसा करने वाला फर्स्ट इंडियन टेरिटरी अंडर द यूरोपियन रूल आफ्टर द अलेक्जेंडर। याद है अलेक्जेंडर एंशिएंट टाइम में आया था, और यहाँ पे एंशिएंट टाइम में आकर के पंजाब वाला और सिंध वाले रीजन में आकर के अटैक भी किया, और वहाँ पर कुछ टेरिटरी को अपना भी बनाता है, कुछ टेरिटरी को अपना भी बनाया, और फिर बाद में आने वाले अपने गवर्नर को भी हैंड ओवर करता है। तो ये अलेक्जेंडर के बाद बहुत दिनों बाद यूरोपियंस ने किया। वो कौन था? वो पुर्तगीज़ ही था, जो 1510 में गोवा को कैप्चर करता है फाइनली। ठीक है,
गोवा 1510 में आया और लिबरेट हुआ 1961 ऑपरेशन विजय से। ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ द सती, सती का एवोल्यूशन करना, ये क्वेश्चन है, हमेशा आया है ये क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स में PYQs में देखिए या फिर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि एवोल्यूशन ऑफ द सतीज 2 बार एवोल्यूशन होता है, ये चीज़ याद रखना है। एवोल्यूशन ऑफ द सती, ठीक है, एक बार तो पुर्तगीज़ के टाइम में होता है, एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में 1829 का टाइम रहता है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जब सती रेगुलेशन एक्ट पास होता है 1829 में, उस टाइम सती का बैन होना। और एक बार और मिडिवल इंडिया में याद कीजिएगा, जब हम लोग मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि अकबर भी सती पर बैन लगाता है, ठीक है, अकबर भी सती पर बैन लगाता है। तो ऐसा 3 इंस्टेंट देखा गया है। तो यहाँ पे भी एवोल्यूशन ऑफ द सती एज ए सोशल रिफॉर्मर इनकरेज किया गया इंटर मैरिज को। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में देखिएगा तो लोग इंग्लिश से ही शादी करते थे, यूरोपियन से ही शादी करते थे, इंडियन से बहुत कम ऐसा केस देखा गया है कि जहाँ पे ये लोग इंडियन से शादी किए हैं। लेकिन ऐसा पुर्तगीज़ के साथ नहीं था, ये लोग लोकल लोगों से शादी किया, लोकल लोगों के साथ अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश किया और उसके बाद फिर यहाँ पे वो लोग अपना बसे भी। जैसे कि आज भी अगर इसका एग्जांपल है गोवा वाला एरिया, दमन दीव वाले एरिया में अभी भी जाएंगे हम लोग, तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि इंडियन है लेकिन अभी भी उनका नाम पुर्तगीज़ टाइप का ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इंटर मैरिज भी इन लोगों ने किया। गैजेटर ऑफ इंडिया में एक कोट आया है, गवर्नमेंट का गैजेट जो आता है उसमें एक कोटेशन है कि यहाँ पे परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम देखने को मिला है अल्बर्टर्की के टाइम में। जाहिर सी बात है, जब क्रिश्चियनिटी फैलेगा तो जो भी रिलीजन जो भी उनके कॉन्ट्रडिक्शन में होगा, जैसे कि हिंदुइज़्म रहे था और इस्लाम था, शुरुआत के टाइम में इस्लाम के साथ कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला और कॉन्फ्लिक्ट मिला, ठीक है। और बाद में ऐसा नहीं कि हिंदुइज़्म इससे अछूत रहा या फिर हिंदुइज़्म में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी में। यहाँ पे भी बाद में अलग टाइम में फिर हिंदुओं के साथ भी परसिक्यूशन भी देखने को मिला है। तो रिलीजियस परसिक्यूशन होता आया है, और ठीक है। तो ये चीज़ अल्फांसो डी अल्बुकर्क का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कहा जाता है। हालांकि वो बहुत मस्त गवर्नर था इन द सेंस ऑफ द पॉलिटिकल एम्बिशंस, और उसको रियल फाउंडर के नाम से भी जाना गया। उसके बाद 1529 से 1538 के टाइम तक लगभग 9 साल तक नाइनो कोन्हा रहता है। नाइनो कोन्हा हेडक्वार्टर को शिफ्ट करता है फ्रॉम द कोची टू गोवा। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1530 के टाइम में कोची टू गोवा हेडक्वार्टर शिफ्ट होगा। कोची यहाँ पे केरला में, गोवा यहाँ पर कोंकण कोस्ट वाले एरिया में, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। इधर कोंकण कोस्ट कहलाता है, मलाबार कोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा एरिया को कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कौन सा एरिया को मालाबार कोस्ट कहा जाता है, हम लोग ये चीज़ ज्योग्राफी में अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोची है, ये केरला वाला एरिया, गोवा कुछ यहाँ पर। तो ये अपना कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, कोची टू गोवा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहीं पे, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 1534 का टाइम है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने सब जानते हैं कि बहादुर शाह उसको हैंड ओवर किया बैसीन, और उसके बदले में हेल्प मांगा अगेंस्ट द हुमायूं। तो ये क्या है, ऐसा क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में मिडिवल इंडिया में देखते हैं कि मिडिवल इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है। याद कीजिए, मिडिवल इंडिया में हुमायूं यहाँ पर है, ठीक है। हुमायूं को चैलेंज कर रहा है इधर शेरशाह सूरी है, जो हुमायूं को चैलेंज कर रहा है इधर बंगाल वाले एरिया में। अफगानी रेबल है यहाँ पे दिल्ली वाले रोहिलखंड वाले एरिया में, वहाँ पे वो शेरशाह सूरी को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि शेरशाह सूरी बोल रहे हैं, यहाँ हुमायूं को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो हुमायूं क्योंकि टर्किश ओरिजिन का था और ये लोग अफगानी ओरिजिन का था, तो इन लोग का टर्किश और अफगानी का हमेशा से मतभेद देखने को मिलेगा और हमेशा से कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हुमायूं है, ये एक तरफ जा रहा है शेरशाह सूरी से लड़ाई करने, दूसरा तरफ यहाँ पे गुजरात को सिक्योर करने का काम कर रहा है। गुजरात को क्यों? गुजरात मेजर पोर्ट है, जो गुजरात को कंट्रोल करेगा भाई, वो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा, वो ट्रेड को कंट्रोल करेगा। जो ट्रेड को कंट्रोल करेगा उसके पास पैसा होगा, वो अपना पॉलिटिकल एम्बिशन को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है, हिस्ट्री हमेशा से इंटरकनेक्टेड है और रहेगा। और हिस्ट्री को हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, सब कुछ कनेक्ट करके। कोई चीज़ मॉडर्न या कोई चीज़ मेडिवल नहीं होता है, वो हम लोगों ने अपना पढ़ने का कि हम लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे टाइमलाइन में डिवाइड किया, क्योंकि हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही सेम चीज़। तो यहाँ पे हुमायूं जब दौड़ रहा है इधर से उधर, गुजरात को सिक्योर करना है हुमायूं को। गुजरात का रूलर उस टाइम बहादुर शाह है, तो बहादुर शाह पुर्तगीज़ का हेल्प लेता है। यहीं पर तो पुर्तगीज़ है, यही वाले एरिया में ना, ये वाले एरिया में। तो जब ये वाले एरिया में पुर्तगीज़ हैं, ये वाले एरिया में, तो बहादुर शाह जाता है पुर्तगीज़ के पास और बदले में देता है बैसीन, जिसको बसोवा के नाम से आप जाना जाता है।
तो ये दे दिया जाता है किसको, पुर्तगीज़ को। बदले में ये उम्मीद रहता है कि पुर्तगीज़ हेल्प करेंगे हुमायूं के अगेंस्ट में। तो 1534 में एक टेरिटरी और ऐड हो जाता है पुर्तगीज़ के पास, बेसिन और दीव। 1537 में हालांकि बहादुर शाह मर जाता है ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ऑफ विद द पुर्तगीज़ के साथ नेगोशिएशन करते टाइम, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है 1534 वाला। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रीज़न फॉर द पुर्तगीज सक्सेस का रीज़न क्या था। सक्सेस का रीज़न सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रीज़न, ऐसे करके हम लोगों को देखना है। क्या सामाजिक कारण, क्या अर्थव्यवस्था से कारण, क्या पॉलिटिकल कारण हो सकता है। क्योंकि इंडिया हमें अगर फ्रैगमेंट रहेगा, सब आपस में ही लड़ते जुड़ते रहेंगे, तो कोई बाहर का पावर आएगा और आपस में आकर के लड़वा करके क्या करता है, अपना हेजेमोनी को इस्टेब्लिश करता है। वही सेम चीज़ पुर्तगीज़ ने भी किया। सिर्फ गुजरात को छोड़ करके बाकी पूरा इंडिया तो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेड था, और कोई भी नेवल फोर्सेस नहीं था पुर्तगीज़ के अगेंस्ट जो खड़ा हो सके। सब लोग जो पहले कॉपरेशन से रहते थे आपस में फिर लड़ने ही लगे। पुर्तगीज़ का नेवल आर्टिलरी था और सेंट्रलाइज्ड का सपोर्ट था फ्रॉम द लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ द पुर्तगाल। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन, अभी भी है। वहाँ से उन लोगों को पैसा आता था, वहाँ से रिसोर्सेज आता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पुर्तगीज़ के पास पैसा भी है, सपोर्ट भी है, हर कुछ है, इसलिए पुर्तगीज़ का राइज हुआ। तो आने वाले दिनों में ये वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों जगह, वेस्टर्न में भी हम लोगों ने देखा, ईस्टर्न में भी देखा, और आने वाले दिनों में हुगली वाले रीजन में भी देखा कि वहाँ पे अपना पोर्ट या ट्रेडिंग सेंटर बना लेते हैं। जो कि सिर्फ कॉमर्स करने आए थे, जो सिर्फ बिजनेस करने आए थे, अब ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे, धीरे धीरे कॉलोनी का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है। बंगाल में क्या होता है, हुगली में अपना बेस बनाते हैं ये लोग। तो इसके वजह से क्या होता है, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और हुगली वाला रीजन, यहाँ पे चेन ऑफ फोर्टिफिकेशन होता है, फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज बनेगा, और ये लोग डिप्लोमेसी में भी इंगेज होंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि 1534 में क्या हुआ था कि बहादुर शाह के साथ डिप्लोमेट्स लोग मिले आपस में, बैसिन और दीव दे दिया इसको, पुर्तगीज़ को। तो एज ए डिप्लोमेट्स ही थे, ठीक है। तो हर तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया पुर्तगीज़ ने। फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव, पुर्तगीज़ 1498 में आए, 1961 में चले जाते हैं। टर्निंग पॉइंट होता है बैटल ऑफ द ड्यूब। बैटल ऑफ ड्यूब 1509 में होता है। वहाँ पे उन लोगों ने अपना नेवल डोमिनेंस दिखाया। याद है क्या हुआ था, पुर्तगीज़ और इजिप्शियन के बीच में, अरबिक के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें पुर्तगीज़ जीत जाता है। नेवल फ्लीट पुर्तगीज़ का बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है। ब्लू वाटर पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ा, कीवर्ड्स है अल्फांसो जो अल्मेडा का कार्टर सिस्टम, जिसको परमिट सिस्टम था, नेवल सुप्रीमेसी और गोवा का कैप्चर 1510। 1530 में नायना डुकोना ने क्या किया, कोची से कैपिटल को शिफ्ट किया, कहाँ, गोवा की तरफ। ये चीज़ भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। फर्स्ट टू कम लास्ट टू लीव, ऑपरेशन विजय 1961, ये गोवा दमन दीव वाला एरिया। गोवा का इस्टेब्लिशमेंट 1510 में गोवा जीता, और 1961 सोचो कितना, 400 साल तो ऐसे ही हो गया, 400 प्लस ईयर। पुर्तगीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि वॉइसरॉय होता था, किंग उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वॉइसरॉय अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने नेवल फ्लीट के बारे में देखा कि अलग अलग जगह में नेवल फ्लीट भी बनाया गया, ठीक है। और फोर्टिफिकेशन में देखा कि फोर्टिफाइड किया गया अपने टाउन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोची में, कैनानोर में, नागपट्टनम में, सैंथोम में और हुगली में, ये सब में जगह फोर्टिफिकेशन देखने को मिला। तो अपना नेवल फ्लीट भी स्ट्रॉन्ग किया, और इनलैंड इंडिया में भी अपना फ्लीट को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। तभी तो 100 से ज़्यादा ये ट्रेड को पूरा तरीके से मोनोपलाइज करके रखते हैं। जब पूरी तरीके से मोनोपलाइज करके रखेंगे तो इनके पास पैसा बहुत सारा आएगा। यही देख करके आने वाले दिनों में यूरोपियंस आते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच आएंगे, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी तो हम लोगों ने देखा कि रिलीजियस पॉलिसी अल्बर्कर्की का क्या था, हॉस्टिलिटीज़ था टुवर्ड्स द मुस्लिम्स। बाद में ये हिंदुओं की तरफ भी दिखा, हिंदुज़म की तरफ भी दिखा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। क्यों हॉस्टिलिटीज़ हो गई, जाहिर सी बात है कि लोकल लोग जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अब कोई बाहर का कोई रिलीजन आएगा और बोलेगा कि मुझे फॉलो करो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिला। जब लोकल पॉपुलेशन को चेंज किया गया, कन्वर्जन किया गया, या फिर चेंज करने के लिए इंस्टिगेट किया गया, तो यह जाहिर सी बात है हॉस्टिलिटीज़ देखने को मिला है। लोग को नापसंद आया ये चीज़, और यही एक मेजर रीज़न है डिक्लाइन का पुर्तगीज़ का। यही आगे जा करके पुर्तगीज़ का डिक्लाइन का एक मेजर रीज़न बनेगा। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला उठता है, ये देखिए क्या हुआ। अभी 1575 के आसपास, 1575 में अकबर जो है, एक मिनट ये पेंसिल लिखता हूँ, 1575 में अकबर इबादत खाना बनाएगा। कहाँ पे इबादत खाना बनाएगा, ये इबादत खाना का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा फतेहपुर सिकरी में। और यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग रिलीजन के रिलीजियस लीडर यहाँ पे आएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। ये बातचीत
रिलीजन के रिलेटेड भी होगा, और इसके वजह से ही आगे जा कर के सूहे कुल अकबर बनाएगा कि हर रिलीजन में की अच्छी बातों को आपस में हम जोड़ने का काम करते हैं। ये सेम चीज़ अशोका करता है जब हम लोग एंशिएंट इंडिया देखेंगे, जिसको को धम्मा का पॉलिसी कहा गया। जब धम्मा के बारे में अशोका लिखता है और अपने पिलर्स में लिखेगा कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, ये भी तो वही था। वही सेम चीज़ अकबर ने भी किया, ठीक है। तो हिस्ट्री आइसोलेट नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और या फिर क्या उसको बोला जाता है, जो भी, हाँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे आगे कि क्या हुआ। तो तब तक के लिए बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।